तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है, जैसे जनरली दिमाग में ये हमारे रहना चाहिए कि एक सिलेंडर ऐसे होगा, सिलेंडर में क्या लगा है, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इस पिस्टन के अंदर एक गैस भरी हुई है। तो जो ये गैस होता है, इस गैस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। ध्यान से सुनो सब लोग, इस गैस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई, इस बाउंड्री के अंदर जो चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और इस बाउंड्री के अंदर क्या है, गैस। ठीक है ना। तो गैस को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो दो टर्म्स होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है ना। अगर ऐसा सिस्टम हो हमारे पास कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का भी एक्सचेंज हो सके और हीट का भी एक्सचेंज हो सके, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखना। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और हीट दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं ओपन सिस्टम। mass and heat both can be exchanged between system and surrounding। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जैसे इसमें सपोज इस पिस्टन में एक छोटा सा छेद भी है, तो अंदर की गैस बाहर निकल के जा सकती है, बाहर की गैस अंदर आ सकती है। कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग पूरा सिलेंडर है, तो कंडक्टिंग का मतलब हीट भी बाहर जा सकता है या फिर बाहर की हीट अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम बन गया, ओपन सिस्टम बन गया। अगर ये क्लोज सिलेंडर है, सपोज अगर ये क्लोज सिलेंडर है कहीं और कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या हो सकता है, इसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज्ड सिस्टम ओनली हीट कैन बी exchanged between system and surrounding, mass cannot be exchanged। ठीक है ना। और अगर एक ऐसा सिस्टम बना दें, सपोज ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर होगा तो ना तो अंदर की हीट बाहर से आ सकती है, ना तो बाहर की हीट अंदर आ सकती है, और क्लोज भी है तो मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिर आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। neither heat nor mass can be exchanged। सबको क्लियर है मेरे ख्याल से ये। आगे चल रहा हूं मैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस
तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है अगर गैस एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे जाए, तो स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं गैस का? स्टेट वेरिएबल होते हैं कुछ, तुमने पढ़ा होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इनसे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? गैस के स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर गैस का स्टेट चेंज हो जाए और किसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हुए, तो उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं। जिस लॉ को फॉलो करते हुए गैस का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाए गैस, उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो व्हेन ए गैस गोज, a system goes from one state to another state following a particular law, then that law is called thermodynamics process। तो मेरे ख्याल से सबको जैसे पता ही होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें लॉ क्या है? हमेशा टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? गैस का कांस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर रखा है हमने कि गैस का स्टेट चेंज हो रहा है मगर टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? गैस का हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी वही कंडीशन क्या है तुम्हारा? एक तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। देखो कुछ बेसिक टर्म्स में बता रहा हूं यहां पे, वैसे तुम्हारे बुकलेट में जो लास्ट वाला चैप्टर इसका गिवन है वो पहले होना चाहिए था, होता तो और बेटर चीजें समझ में आ जाती, मगर कोई बात नहीं। जैसे एक टर्म्स होता है इंटरनल एनर्जी, तो क्योंकि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो उतना मुझे दिक्कत नहीं जाएगी समझाने में, मगर नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा वहां पे। इंटरनल एनर्जी, देखो हम लोग यहां पे क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, ध्यान रखना, ओपन सिस्टम की कोई बात नहीं होगी। क्लोज सिस्टम के लिए ही सब कुछ हम पढ़ेंगे यहां पे, ओपन सिस्टम के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा? हीट का, मास का एक्सचेंज हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे यहां पे कहीं भी। तो सपोज हमारे पास जैसे ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर म्यू मोल गैस भरी हुई है और इस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है और किसी स्टैंड पे इस गैस का टेम्परेचर अगर T है, तो पहली बात तो इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? बताओ। बिल्कुल, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी एनर्जीज का क्या कर दें? बताओ। उन मॉलिक्यूल्स की सभी टाइप की एनर्जीज का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है इंटरनल एनर्जी का? अगर फॉर्मूला लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, F/2 म्यू RT, ऐसे लिखते हैं। या फिर F/2 R को तुम क्या लिखते हो? CV, अगर पता हो। पता है CV टर्म्स? F को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपके, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें आएगा सब कुछ ये। तो अभी मैं इतना नोट कर लो अभी फॉर ए टाइम, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर में। वही मैं कह रहा था, एक्चुअली वो पहले होना चाहिए था तो आपको दिक्कत ही नहीं आए, मुझे लगा आपको पता होगा। कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू CV इंटू T लिख सकते हो, गैस की इंटरनल एनर्जी को। मतलब CV की वैल्यू यहां पे क्या है बताओ? F/2R। CV को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है?
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है। तो अगर तुम्हें Cp निकालना हो तो CV में क्या ऐड कर दो, R को ऐड कर दो, तो हमेशा Cp आ जाता है। अगर तुम्हें CV पता है तो Cp बड़े आराम से निकाल सकते हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें इसी में तो क्या लिख सकते हैं बताओ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसको डेल्टा U इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, F/2 म्यू आर डेल्टा टी, या फिर म्यू CV डेल्टा टी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। प्रोसेस कोई भी हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो, कैसा भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा इसी से निकलेगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है तुमने पढ़ा हो, ये स्टेट फंक्शन होता है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट फंक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ गैस के इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर ए क्लोज सिस्टम। कंडीशन है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम बोल दूं तो क्या इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी? नहीं, क्योंकि ओपन सिस्टम होगा तो म्यू भी वेरी करने लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गैस हो सकता है बाहर निकल जाए या फिर बाहर से अंदर आ जाए सिस्टम के अंदर। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा फॉर ए ओपन सिस्टम। मगर फॉर ए क्लोज सिस्टम अगर बोला जाए तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती कि किस प्रोसेस के थ्रू उसका टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल ले गए हैं। इसलिए कोई भी प्रोसेस हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बताओ ये सबको समझ में आया? तो नोट कर लेते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है। इट इज ए स्टेट फंक्शन it does not depend on process, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है ये। क्लोज सिस्टम के लिए क्या बोलोगे बताओ? इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? सिर्फ ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होगा फॉर ए क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? नहीं सीवी तो पर्टिकुलर गैस के लिए, कोई गैस होगी तो फिक्स होगा ना। एक सिलेंडर के अंदर कोई गैस तुमने भर दी तो वो गैस तो सेम ही रहेगी, एक पर्टिकुलर गैस भर दी। तो अब ये थोड़ी कि मैं ऊपर पिस्टन को नीचे करूंगा और नीचे करूंगा तो गैस चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, मैं ये कहने जा रहा था कि बिल्कुल क्लोज सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम होगा तो बेटा म्यू वेरी कर सकता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन नहीं रहेगा, म्यू का भी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का। हाँ, मैं इसमें कुछ और बताने जा रहा था, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। क्या बताने जा रहा था? साइन कन्वेंशन बताने जा रहा था। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब इसमें केमिस्ट्री वाला मत इन्वॉल्व करना, हो सकता है उसमें कुछ साइन कन्वेंशन अलग हो, ठीक है ना। तो फिजिक्स वाले अलग साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, केमिस्ट्री वाले तुमको जैसा बताया गया उसके अकॉर्डिंग याद रखना है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या है
कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर डेल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा टी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। और डेल्टा टी पॉजिटिव होने का मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये नोट करो, इफ ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? पॉजिटिव। और इफ ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन तुम्हें ध्यान रखना है। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी को नहीं पता है तो इतना भी याद रखना, मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस अगर है, जैसे हीलियम है तो मोनोटॉमिक गैस है, नियॉन है तो ये मोनोटॉमिक गैस है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम से एक मॉलिक्यूल बना है। तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3 होती है। बताओ, ऐसे ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। डायटॉमिक गैस की क्या होती है, कोई पता है किसी को? जैसे H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, N2 गैस है, तो इसकी क्या होती है? 5 होती है, ठीक है ना। ऐसे ट्रायटॉमिक गैस नॉन लीनियर अगर है तो 6 होती है, लीनियर है तो 7 होती है एट ए हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे 5 होती है उसकी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। वैसे उसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैं आगे चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है वो मोनोटॉमिक और डायटॉमिक की पड़ सकती है, तो आप मोनोटॉमिक डायटॉमिक तो एटलीस्ट अभी याद रखो। अब मैं अभी ट्रायटॉमिक का लिख भी देता हूं, मगर अब तुमको याद करना पड़ेगा, अभी सिर्फ रीजन मत पूछना मेरे से। ट्रायटॉमिक 2 टाइप का होगा, एक लीनियर, तो लीनियर अगर है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 6। और अगर नॉन लीनियर है तो 7 आएगा हाई टेम्परेचर पे, गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो, और 5 आएगा लो टेम्परेचर पे। तो इतना भी याद रख सकते हो। CV का फॉर्मूला याद रहेगा सबको, ये F/2R याद है कि नहीं, बताओ मेरे को भाई, हैं? CP का फॉर्मूला F/2 + 1R डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, या फिर CV + R कर दो। गामा एक टर्म पता होगा, CP/CV, किसी को बताइए? तो CP/CV अगर गामा निकालोगे तो ये आता है 2 + F/F, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में गामा की वैल्यू होती है 2 + F/F। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में वैसे मैं बताऊंगा भी वहाँ पे सारी चीज़ें, मगर इस चैप्टर में भी ये यूज में आएगा, मैं बता दूं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये केमिस्ट्री में आपने सब पढ़ रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलूँ, बताओ। अभी तो कर लो यार, क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन में आएगा तो कैसे याद रहेगा तुम्हें, बताओ। अगर ये तुम्हें क्वेश्चन आएंगे और उसमें तुम्हें याद रह जाता है कि हाँ भाई ये तो मोनोटॉमिक का इतना होता है, हाँ, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरह से बता दूंगा मैं। बट अगर गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होती है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन मोशन भी आ जाते हैं। और गैस का टेम्परेचर अगर लो कर दें तो वाइब्रेशन मोशन नहीं होता है उसमें, तो इसलिए उसकी वाइब्रेशन वाली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 खत्म हो जाती हैं, तो सिर्फ 5 बचती हैं उसमें। हो गया सबको? बताओ, नेक्स्ट आगे चलूँ मैं? यस सर।
देखो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय सिस्टम बोलो चाहे वर्क डन बाय गैस बोलो, क्योंकि गैस को ही हम लोग सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये है। सपोज इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है सपोज पिस्टन का। किसी स्टैंड पे इसके अंदर जो गैस भरी है, किसी स्टैंड पे उसका प्रेशर क्या है, सपोज पी। किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे इसके अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर पी है। ये जैसे स्टैंड चेंज होगा तो ये प्रेशर भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो हम लोग किसी स्टैंड पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, गैस का प्रेशर पी है। तो ये गैस का प्रेशर क्या कर रहा होगा, पिस्टन पे एक फोर्स लगा रहा होगा, बताओ। तो कितना लगा रहा होगा, P इंटू ए, इतना फोर्स लगा रहा होगा पिस्टन पे। अब अगर स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाए, ये पिस्टन थोड़ा सा क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, और बहुत छोटा सा डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस कराया पिस्टन को dx, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे तो इसका प्रेशर लगभग क्या ले सकते हैं, फिर कांस्टेंट ले सकते हैं। ज़्यादा डिस्प्लेस कर देंगे तो जरूरी थोड़ी कि ये प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर चेंज कर जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो बताओ इस गैस ने जो फोर्स लगा रखा है इस पिस्टन पे, उस फोर्स का वर्क डन अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, बताओ। dw इक्वल टू क्या लिखूं, तो मेरे ख्याल से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx कर दूं तो आ जाएगा इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन। F की वैल्यू भी डाल सकते हो, तो dw तुम क्या लिख सकते हो, बताओ, P इंटू ए इंटू डी एक्स। मगर A इंटू डी एक्स अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, गैस का चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो मतलब तुम dw को ऐसे भी लिख सकते हो, किसी स्टैंड पे गैस का प्रेशर इंटू उस स्टैंड पे गैस का वॉल्यूम तुमने कितना चेंज किया, dv। तो इस छोटे से वॉल्यूम को चेंज करने में गैस के प्रेशर ने कितना वर्क डन किया, तो P इंटू डी आ जाएगा। तो इससे बोलेंगे P इंटू डी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय गैस फॉर ए चेंज इन वॉल्यूम dv एट ए प्रेशर P। किसी स्टैंड पे गैस का प्रेशर P है और उस स्टैंड पे मैंने गैस का वॉल्यूम कितना चेंज किया, dv अगर चेंज किया, तो उस छोटे से वॉल्यूम को चेंज करने में गैस ने कितना वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन कितना करेगा, P इंटू डी वर्क डन करेगा। बताओ क्लियर है सबको ये। और अगर हम गैस का वॉल्यूम ज्यादा चेंज करें, बड़ा चेंज करें, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, तो इसी को क्या कर दें, फिर इंटीग्रेट कर दें, हैं? तो वर्क डन बाय गैस टू चेंज वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम V1 टू V2। अगर तुम इसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज कर रहे हो तो टोटल वर्क डन जो आएगा, डेल्टा W इसको बोल देते हैं, तो ये बनेगा PdV, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक के लिए। तो जब इसका वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज करोगे तो टोटल कितना वर्क डन बाय गैस होगा, यहां से तुम निकाल सकते हो। बताओ क्लियर है सबको ये। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ये यहां पे डिफरेंस होगा, देख लेना, वहां कुछ और होता होगा केमिस्ट्री में, यहां जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ डिफरेंट होगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, सबसे पहले तो कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस गैस का वॉल्यूम बढ़ता है
तो वर्क डन बाय गैस तुम्हें क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम गैस का घट जाए तो वर्क डन क्या लेना है तुम्हें, निगेटिव। तो इफ ड्यूरिंग प्रोसेस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज अगर करता है, देन डेल्टा डब्ल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव। और इफ ड्यूरिंग प्रोसेस गैस का वॉल्यूम अगर घट रहा है तो देन वर्क डन क्या लेना है तुम्हें, निगेटिव। क्या वर्क डन बाय गैस स्टेट फंक्शन होता है, सिर्फ गैस के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। ये पाथ पे भी डिपेंड करता है, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो, उस प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए अलग अलग प्रोसेस के लिए तुमने वर्क डन का फॉर्मूला केमिस्ट्री में सीखा होगा। आइसोथर्मल के लिए अलग फॉर्मूला है, एडियाबैटिक के लिए अलग फॉर्मूला है, आइसोबारिक के लिए अलग है। प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, अलग अलग आता है। तो ये ध्यान रखना कि वर्क डन बाय गैस स्टेट फंक्शन नहीं है, इंटरनल एनर्जी की तरह, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की तरह। वर्क डन बाय गैस प्रोसेस डिपेंडेंट फंक्शन होता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हमें पीवी डायग्राम दे दिया जाए किसी प्रोसेस का, सपोज एक गैस है इनिशियली ए स्टेट पे और किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए गैस फाइनली कहां पहुंच गई, बी स्टेट पे। और तुमसे बोला जाए कि जब ये ए से बी तक गैस जा रही है तो बताओ वर्क डन बाय गैस कितना होगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रोसेस से बाउंडेड क्या निकाल दें, वॉल्यूम एक्सिस से बाउंडेड क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें। तो ये एरिया जो आएगा ये वर्क डन बाय गैस बताएगा। तो इन पीवी डायग्राम वर्क डन बाय गैस इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय पीवी डायग्राम विद वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस से जो एरिया बाउंड करेगा, जैसा फिगर भी बना सकते हो साथ में तो तुम्हें पता रहेगा। वॉल्यूम एक्सिस से बाउंडेड एरिया लेंगे हमेशा, प्रेशर वाले एक्सिस से बाउंडेड एरिया नहीं, ठीक है ना। बताओ क्लियर है। जैसे इस प्रोसेस को देख के क्या लग रहा है, बताओ वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ए से बी अगर गैस जा रही है तो। भाई ए पे इसका वॉल्यूम कम है देखो, और जब बी पे पहुंचा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट चल रहा हूं आगे मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ बस साइन कन्वेंशन का अंतर है, सब कुछ सेम है, एक भी चीज अलग नहीं मिलेगी तुमको। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता होंगी। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आइडिया हो जाए और जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दूं बस। ये चैप्टर लास्ट में देते तो ज़्यादा बेटर था।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सपोज ये हमारे पास सिस्टम है, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। तो हम क्या करते हैं इस सिस्टम में, क्या करते हैं कि हम बाहर से सिस्टम को कुछ हीट देंगे। सपोज मैंने इस सिस्टम को बाहर से कितनी हीट सप्लाई की, डेल्टा क्यू। तो जब मैं इसको डेल्टा क्यू हीट दूंगा तो ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर जो गैस है तब तक इसका कुछ टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ क्या आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब इसको हम हीट दे रहे हैं तो हो सकता है ये पिस्टन ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, कुछ हो सकता है। तो पिस्टन ऊपर नीचे खिसकने का मतलब क्या है कि ये गैस क्या कर सकती है, कुछ वर्क डन कर सकती है। सपोज इसने वर्क डन कितना कर दिया, डेल्टा डब्ल्यू। वो डिपेंड करता है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जो तुम इसको बाहर से हीट दे रहे हो, एक्चुअली ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तुमने इस गैस को जो बाहर से हीट सप्लाई की, जैसे मैंने 100 जूल अगर हीट इसको दिया बाहर से, तो ये 100 जूल कहां जाएगी। हो सकता है इसका कुछ एनर्जी इस गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चली जाए। 100 जूल में से पता चला कि 30 जूल कहां पहुंच गई, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया इसने, 30 जूल से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 30 जूल को यूज करके। तो रिमेनिंग बचा कितना फिर, तो 70 जूल किस में चली जाएगी बताओ, फिर वर्क डन करने में वेस्ट हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू जो है वो कहां जा रहा है बताओ, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क डन करने में। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इफ डेल्टा क्यू heat is given to a system and the change in internal energy is delta U and work done by gas is W, delta W, then according to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे लिखेंगे। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि तुमने डेल्टा क्यू एनर्जी दिया, उसमें से 100 जूल एनर्जी दिया, 30 जूल इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में वेस्ट हो गई। 70 जूल से क्या हुआ, पिस्टन ऊपर चला गया होगा तो वर्क डन करने में 70 जूल चला गया। ऐसा भी हो सकता है तुमने 100 जूल इधर से दिया और पिस्टन को साथ में दबा भी दिया, तो वर्क डन, पिस्टन दबाओगे तो वर्क डन बाय गैस नहीं होगा, इस बार वर्क डन ऑन द गैस होगा। बाहर से सराउंडिंग ने क्या किया, सिस्टम पे वर्क डन किया इस बार। तो इस बार सिस्टम को क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। सपोज वर्क डन इसको तुमने 70 जूल और दे दिया, पिस्टन को दबा के गैस का वॉल्यूम घटा के तुमने इसको 70 जूल और दे दिया, और इधर से 100 जूल दिया था। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो अब जो हीट दिया 100 जूल और जो बाहर से वर्क डन हुआ उसका 70 जूल,
मतलब 170 जूल क्या करेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, टेम्परेचर को चेंज करेगा। तो अभी भी सेम चीज बन रहा है, अभी भी एनर्जी कंजर्वेशन ही हो रहा है। आया समझ में? तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म में, डी क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर डी यू प्लस डी डब्ल्यू को तुम पी डी वी भी लिख सकते हो ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तुमको बताया गया होगा केमिस्ट्री में सारी चीज़ें। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। अच्छा, डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन हमें पता है, डेल्टा डब्ल्यू का भी साइन कन्वेंशन पता है कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। डेल्टा क्यू का साइन कन्वेंशन क्या होगा, अगर तुम सिस्टम को बाहर से हीट देते हो तो डेल्टा क्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से बाहर हीट निकले तो डेल्टा क्यू क्या लेंगे, निगेटिव। तो इफ heat is given to system, then delta Q क्या लेंगे, पॉजिटिव। और if heat is rejected from the system, देन डेल्टा क्यू क्या लेंगे, निगेटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो उसको निगेटिव लेना है, सिस्टम को अगर बाहर से हीट दे रहे हैं तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ऑलरेडी सबको पता था कि नहीं ये सारी चीजें, बोलो हैं? तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे पता था सबको पता होगा, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देते हैं। नेक्स्ट आगे चलूं, बताओ। तो देखो अब अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें पहले थ्योरी सारी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे सारी। और जितनी चीज़ें बता दूंगा केवल उतनी तैयार कर लेना, बस रट डालना, देखना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं फंसेगा। तो एक एक प्रोसेस के बारे में मैं लगभग 6-6, 7-7 पॉइंट बताऊंगा इसमें, हर प्रोसेस के बारे में। बस वो चीज़ें तुम एक बार अच्छे से तैयार कर लोगे, देखना इसके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। टफ से टफ क्वेश्चन भी होगा तब भी निकलेगा वो। सबसे आसान चैप्टर लगता है मेरे को ये पढ़ाने में भी, और तुरंत सबको आ जाता है कॉन्फिडेंस इसमें जब क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, ऑलरेडी तुम्हें पता ही है। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है इसका कि डिफाइन करो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहे, अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे, मतलब तुम क्या कर सकते हो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाह रहे हो तो ऐसे, जैसे इस सिलेंडर के अंदर क्या है, ये पिस्टन लगा था, गैस भरी थी, मैंने इस पिस्टन को पकड़ लिया, इसको हिलने डुलने नहीं देना है, और तुम बाहर से क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हैं? तो बताओ जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, मगर पिस्टन को पकड़ रखा है हमेशा, तो वॉल्यूम इसका हमेशा क्या बना रहेगा, प्रेशर चेंज कर सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर गैस का चेंज कर सकता है, मगर गैस का वॉल्यूम हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। तो इफ ड्यूरिंग प्रोसेस
वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो V कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो तुमने गैसियस लॉज पढ़े होंगे, हैं? बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, गेल सॉक लॉ पढ़ा होगा, इस टाइप के लॉज पढ़े होंगे। तो बता सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन से लॉ को गैस फॉलो करती है? चार्ल्स लॉ नहीं, नहीं बेटा। P directly proportional to temperature. हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बनेगा ना, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कौन सा लॉ होता है? ये गेल-लुसॉक लॉ होता है। चार्ल्स लॉ बेटा ये होता है V प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है कि गैस कौन से लॉ को फॉलो करेगी। तो गैस फॉलोज द लॉ। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये गे-लुसाक्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब P प्रोपोर्शनल टू T इसको फॉलो करेगा। या फिर तुम बोल सकते हो P डिवाइडेड बाई T इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट। या तो इसी को तुम P1 बाई T1 इक्वल टू क्या लगा सकते हो बताओ? P2 बाई T2 लगा सकते हो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कहने का मतलब P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 को कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो। क्लियर है सबको? बताओ इतना। Yes. अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो बताओ इसका पीवी डायग्राम कैसा दिखना चाहिए? Straight line आएगा straight. Yeah, parallel to P, parallel to V आएगा straight to parallel to कैसा बनाऊं? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है बेटा। हाँ, पैरेलल टू पी ऐसे बनाएंगे। तो हो सकता है ये इनिशियल स्टेट है गैस का, ये फाइनल स्टेट है गैस का। गैस इनिशियल ए से कहाँ जा रही है? बी तक जा रहा है, और इसका वॉल्यूम हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। और गैस का प्रेशर देखो बढ़ के क्या हो रहा है, हो सकता है P1 से गैस का प्रेशर बढ़ के कहाँ जा रहा है? P2 जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसी डायग्राम को अगर मुझे सपोज VT डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? VT डायग्राम में कन्वर्ट करना है मेरे को इसको। सपोज इधर T ले रहा हूं, इधर V ले रहा हूं, रहेगा सर, parallel to T. तो पैरेलल टू T ऐसे बनेगा मेरे ख्याल से। अब ये बता सकते हो जैसे इसमें इनिशियल स्टेट A है तो इसका इनिशियल स्टेट इधर A बनाऊं कि इधर बनाऊं, कैसे डिसाइड करोगे? जैसे इनिशियल स्टेट में प्रेशर इसका क्या है देखो, कम है, और फाइनल स्टेट में इसका प्रेशर ज्यादा है। तो जब प्रेशर इसका कम होगा तो उस समय टेम्परेचर भी इसका क्या होगा बताओ? कम होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बोलो। तो इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर कम होने का मतलब यही होगा, क्योंकि यहाँ इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर कम है और फाइनल स्टेट में देखो टेम्परेचर इसका क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। बताओ, VT डायग्राम समझ में आया? इंटर कन्वर्ट करने को आते हैं ना क्वेश्चन, तुमको क्वेश्चन में आ जाएगा VT डायग्राम बन के, और आंसर में आ जाएंगे कि उसका PV बना दो, उसका VT बना दो, ऐसे आ जाते हैं। तो तुम्हें एक डायग्राम पता हो तो उससे दूसरा डायग्राम बनाना आना चाहिए। अच्छा, इसी से अगर हम लोग PT डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बताओ? Linear graph passing through PT डायग्राम तो मेरे ख्याल से P प्रोपोर्शनल टू T दिख ही रहा है, लीनियर ग्राफ बनना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। बता सकते हो इनिशियल पॉइंट किधर लूं, इधर कि इधर? हाँ, नीचे, क्योंकि इनिशियल प्रेशर कम था, इनिशियल टेम्परेचर कम था,
और फाइनल प्रेशर ज़्यादा था, देखो फाइनल प्रेशर ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर भी ज़्यादा है। बताओ समझ में आया सबको ये? तो ये तो जरूर याद रखना, कभी भी अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ हो और लीनियर ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन हो तो समझ जाना है कि वो कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। बताओ ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट आगे चलूं, बताओ। तो फोर्थ पॉइंट है, इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस क्या होगा? वर्क डन बाय गैस इस प्रोसेस का वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस हमेशा क्या आएगा? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू को बढ़ा देगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा म्यू सी वी डेल्टा टी तो हमेशा लगा सकते हो, मैं बता दूं म्यू सी वी डेल्टा टी कोई भी प्रोसेस हो ये तो हमेशा वैलिड है, क्योंकि हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। मगर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल गैस के पता होने चाहिए और चेंज इन टेम्परेचर पता होना चाहिए, तब लगा पाओगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हें ना तो डेल्टा टी पता है ना तो म्यू पता है, तो इसको देखो मैं दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकता हूं। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी लिखते हैं, यहां म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहां पे तुम्हारा V कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो प्रेशर चेंज होगा तो वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होगा, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन प्रेशर इनटू कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू म्यू आर चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हो। बताओ तो बताओ यहां से अगर R को मैं नीचे कर दूं तो म्यू डेल्टा टी की जगह यहां क्या डाल सकता हूं? बताओ मैं, तो CV बाई आर और इनटू बनेगा कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर, अगर कर दूं तो इससे भी तुम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। बताओ सब समझ में आ गया सबको ये? वापस बताना हाँ कैसे किया। बेटा, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी था, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे नहीं क्योंकि हम कैसा सिस्टम ले रहे हैं? हमेशा क्लोज सिस्टम। इस प्रोसेस में V चेंज होगा ही नहीं क्योंकि प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होगा, तो मतलब चेंज इन प्रेशर इंटू V, डेल्टा P इंटू V इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी लिख सकता हूं इसमें। बताओ तो अगर इस R को तुम नीचे ले आओ तो म्यू डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? बताओ, डेल्टा पी वी बाई आर लिख सकते हो, और इसमें म्यू डेल्टा टी की जगह वही वैल्यू डाल दी है मैंने, बस और कुछ नहीं किया, म्यू डेल्टा टी की जगह। हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड अगर निकालना हो इस प्रोसेस का, तो डेल्टा क्यू, जैसे कि हमें पता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू तुम क्या लिख सकते हो? डेल्टा यू, या फिर इसको म्यू सी वी डेल्टा टी के इक्वल ही लिख सकते हो, या फिर इसको सी वी बाई आर वी डेल्टा पी के इक्वल लिख सकते हो, डेल्टा क्यू की वैल्यू। इस प्रोसेस में कितना हीट दिया गया या फिर इससे कितना हीट निकलेगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू लिख सकते हो, या फिर डेल्टा क्यू की वैल्यू म्यू सी वी डेल्टा टी से निकाल सकते हो, या फिर डेल्टा क्यू की वैल्यू सी वी बाई आर वी डेल्टा पी से निकाल सकते हो। बताओ किसी को डाउट हो इसमें तो बताओ अभी मेरे को, बोलो। ये सबको समझ में आ गया? बताओ।
Yes, sir. तो 6 पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ें सभी प्रोसेस का याद रहना चाहिए। तो अभी मैंने एक प्रोसेस बताया, अभी और बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे चलूँ, बताओ। Yes. आइसोबारिक प्रोसेस। तो पहला पॉइंट बताओ, इसमें क्या चीज होना चाहिए? Delta P equal to Pressure is हाँ, ड्यूरिंग प्रोसेस pressure is constant. प्रेशर इज कांस्टेंट। पी जो होना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रोसेस। बताओ, पी कांस्टेंट है, गैस कौन से लॉ को फॉलो करेगा? Charles law. Charles. हाँ, वी प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा। वी प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर तुम वी बाई टी क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट, या फिर तुम इसमें वी वन बाई टी वन इक्वल टू क्या अप्लाई कर सकते हो, वी टू बाई टी टू। ये फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो। बताओ, आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम कैसा बनेगा? पैरेलल टू वी। Parallel to V. चलो, इधर इनिशियल स्टेट ये है, सपोज फाइनल स्टेट ये है, गैस ए से बी जा रहा है। चलो, अगर इसका मैं वीटी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, बताओ। इसी को कन्वर्ट करना है वीटी में, ध्यान रखना। Linear graph passing through origin. अच्छा, वीटी डायग्राम में लीनियर ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट किधर लूं? लेंगे सब। इनिशियल स्टैंड पे देखो, यहाँ वॉल्यूम क्या है, कम है, और फाइनल स्टैंड पे वॉल्यूम ज़्यादा है। Yes. तो वीटी डायग्राम में क्या करूं? इनिशियल स्टैंड पे वॉल्यूम कम होने का मतलब कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए ना इनिशियल पॉइंट, तब तो इसका वॉल्यूम कम होगा। और फाइनल स्टैंड यहाँ लेंगे तब तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है सबको, बताओ। और अगर इसी का पीटी डायग्राम में कन्वर्ट करने की सोचें तो मुझे लग रहा है कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। और इनिशियल पॉइंट किधर लूँ, बताओ। इसमें इधर लेना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर भी कम है। देखो, इनिशियल टेम्परेचर कम है, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इनिशियल टेम्परेचर कम होगा, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे बनेगा पीटी डायग्राम। तो क्लियर है सबको? वर्क डन बाय गैस, बताओ क्या लिखूं? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस की वैल्यू मेरे ख्याल से P डेल्टा V है। कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कर दो तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन आ जाएगा। मगर तुम आइडियल गैस से देखो, PV इक्वल टू म्यू RT लिख सकता हूं। अब P कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूं इसको, P
वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। P डेल्टा V क्या लिख सकता हूं? म्यू आर डेल्टा टी लिख सकता हूं, बताओ। delta T. हम्म, Yes. भाई P तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज करेगा तो टेम्परेचर चेंज करेगा, तो P डेल्टा V इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। तो तुम इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू आर डेल्टा टी। वर्क डन बाय गैस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या फिर म्यू आर चेंज इन टेम्परेचर। म्यू जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? म्यू सी वी डेल्टा टी ही रहेगा। ये तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हमेशा सही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का। मगर यहां से देखो, म्यू डेल्टा टी की वैल्यू क्या डाल सकते हो तुम? पी डेल्टा वी बाई आर। तो मतलब ये वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे ख्याल से, इसको मैं सी वी बाई आर और पी डेल्टा वी लिख सकता हूं, बताओ। और पी डेल्टा वी क्या है बताओ? वर्क डन बाई गैस है ना, तो इसका मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी वी बाई आर इंटू वर्क डन बाई गैस, सी वी बाई आर इंटू वर्क डन बाई गैस, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। तो अगर तुम्हें वर्क डन बाई गैस पता है और ये पता है कि मोनोटॉमिक गैस है कि डायटोमिक गैस है, तो तुम डायरेक्टली डेल्टा यू ऐसे निकाल दो, सी वी बाई आर डेल्टा डब्ल्यू कर दो, अपने आप आ जाएगा उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ समझ में आया सबको? Yes, sir. हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड अगर निकालना है डेल्टा क्यू, तो जैसे डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू था म्यू सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है यहां का देखो, म्यू आर डेल्टा टी। तो म्यू डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो सी वी प्लस आर म्यू डेल्टा टी बनेगा, बताओ। मगर सी वी प्लस आर क्या होता है? सीपी। तो इसका मतलब तुम डेल्टा क्यू की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हो? म्यू सीपी डेल्टा टी लिख सकते हो, बताओ। ऐसा लिख सकता हूं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू नहीं आया समझ में? सर लास्ट को रिपीट कर दो सर। बेटा डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है कि नहीं, फर्स्ट लॉ थर्मल। अब डेल्टा यू की वैल्यू ये वाली डाली मैंने, देखो ये वाली वैल्यू डेल्टा यू की वैल्यू म्यू सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली डाली मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में, म्यू आर डेल्टा टी। तो देखो म्यू डेल्टा टी कॉमन आ गया, बचा क्या? सी वी प्लस आर बचेगा। और तुम्हें पता है सीपी जो होता है वो क्या होता है? सी वी प्लस आर ही तो होता है। तो सी वी प्लस आर को मैं क्या डाल सकता हूं? सीपी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू सीपी डेल्टा टी आ जाएगी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। म्यू डेल्टा टी की जगह क्या डाल सकते हो बताओ? जैसे अभी यहां डाला था, तो ये बनेगा सीपी बाई आर, और पी डेल्टा वी भी इसको लिख सकता हूं मैं, और या फिर इसको क्या लिख सकते हो? सीपी बाई आर डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकता हूं मैं। तो मैं बता दूं, कोई भी एक चीज पता चल जाए आइसोबारिक प्रोसेस में, या तो डेल्टा डब्ल्यू पता चल जाए, तुरंत इसको और इसको यूज करके डेल्टा यू निकाल सकते हो, और इसको और इसको यूज करके डेल्टा क्यू निकाल सकते हो। कोई भी एक चीज पता हो, डेल्टा क्यू पता होगा तो इसको और इससे क्या आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू पता होगा तो फिर डेल्टा यू आ जाएगा। बताओ आया समझ में? तुमसे ये बोला जाए कि जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में मैंने सिस्टम को डेल्टा क्यू एनर्जी दिया, आइसोबारिक प्रोसेस में मैंने किसी सिस्टम को बाहर से कितनी एनर्जी दी? डेल्टा क्यू। तो इसका कौन सा पार्ट, कितना फ्रैक्शन इसका
वर्क डन में जाएगा? बताओ कैसे निकलेगा, क्या पूछना चाह रहा है? डेल्टा क्यू एनर्जी दिया तो इसका कुछ पार्ट वर्क डन में जाएगा, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर तुमने आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू एनर्जी दी तो इसका कौन सा फ्रैक्शन वर्क डन में जाएगा? मतलब क्या निकालने की बोल रहा है ये? डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू ये निकालने को बोल रहा है। यही बता रहा है कि टोटल जो एनर्जी दी है उसका कितना फ्रैक्शन वर्क डन में जा रहा है, यही तो बताएगा ये। डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू ये बताएगा कि जो तुमने एनर्जी दी आइसोबारिक प्रोसेस में उसका कौन सा फ्रैक्शन वर्क डन में जा रहा है। तो बताओ क्या आएगा आंसर? डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू क्या आएगा? ये आर बाई सीपी के इक्वल आएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड टू गैस गोज इन वर्क डन। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा आर बाई सी पी। अच्छा बोला जाए कि वो एनर्जी का फ्रैक्शन बताओ जो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है। CP minus R upon CP. मतलब तुम्हें निकालना है डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू निकालना है। तो ये टोटल एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, ये आ जाएगा बताओ। तो मुझे लग रहा है मैं पहले इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा, बताओ। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू अगर निकालेंगे तो इसमें इसको डिवाइड करो, क्या बनेगा बताओ? सीवी बाई सीपी। ये बता रहा है कि जो तुमने एनर्जी आइसोबारिक प्रोसेस में दी सिस्टम को उसका कौन सा फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ सबको ये? हाँ 1 बाई गामा के इक्वल है बेटा। सीवी बाई सीपी 1 बाई गामा आएगा, 1 बाई गामा आएगा ये। तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी goes to change internal energy ऑफ गैस। मतलब तुमसे डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू पूछा जाए तो ये सी वी बाई सी पी लिख सकते हो या फिर 1 बाई गामा लिख सकते हो। तो इतने पॉइंट तो याद रहने ही चाहिए मेरे ख्याल से आइसोबारिक प्रोसेस में। तो कुछ हो सकता है 2-3 पॉइंट अलग हों, एक्स्ट्रा हों, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चीज़ें वही होंगी जो तुमने पहले कर रखी होंगी केमिस्ट्री में। बताओ इतना क्लियर है सबको? नोट हो गया सबको? बताओ। Yes, sir. नेक्स्ट आगे चलूं? Yes, sir. और नेक्स्ट क्लास में याद करके आना ये सारे। अच्छा अभी इसी का तो शायद इस बार है, थर्मोडायनेमिक्स भी आना है ना तुम्हारा एआईटीएस में। चलो तुम्हारे सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज करा दिए। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस
तो ड्यूरिंग प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहना चाहिए बताओ? टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो टी कांस्टेंट है इसमें। कौन से लॉ को गैस फॉलो करेगी बताओ? बॉयल्स लॉ Boyle's law. बिल्कुल। मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/v ऐसा लिख सकते हो, या फिर PV इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसमें? कांस्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? P2 V2। बताओ PV डायग्राम इसका कैसे बनेगा? तो मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनेगा। यस सर इनिशियल स्टेट ये ले लेते हैं A, फाइनल स्टेट ये ले लेते हैं B। चलो इसको अगर मैं VT डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो कैसा बनेगा? VT डायग्राम तो T कांस्टेंट रखना है हमें। पैरेलल टू वी हाँ पैरेलल टू V सही कह रहे हो। वी ऐसे बनना चाहिए। इनिशियल स्टेट किधर लूं बताओ? इनिशियल वॉल्यूम क्या है बताओ? इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम क्या है बताओ? ज़्यादा है। तो इनिशियल स्टेट इधर लूंगा तब तो इनिशियल वॉल्यूम क्या आएगा? कम आएगा, और फाइनल वॉल्यूम इधर ज़्यादा आएगा फिर। ठीक है ना? अच्छा पीटी डायग्राम बताओ इसका कैसा बनेगा फिर? चलो ऐसे बनेगा। फिर इनिशियल स्टेट किधर लूं? ऊपर आएगी सर. हाँ इस बार इनिशियल स्टेट इधर आएगी, क्योंकि इनिशियल प्रेशर देखो ज़्यादा है और फाइनल प्रेशर कम है। तो इनिशियल प्रेशर जब ज़्यादा तभी आएगा जब ऊपर होगा, फाइनल स्टेट इधर आएगी ऐसे, तब इसका फाइनल प्रेशर कम होगा। पता है सब लोगों को यार, मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको इसमें। छोड़ ही दूं क्या पूरा चैप्टर? अच्छा कह रहे हैं कि पढ़ाओगे नहीं तो सर 9 स्टार नहीं देंगे फिर। तो सबको स्टार पता है ना क्या कब है? स्टार वाला सबको पता है कि नहीं? अच्छा ठीक है। कुछ लोगों को शायद कुछ पता ही ना हो कि क्या करना है। देखो वर्क डन बाय गैस, तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में कई बार आ जाएंगे, ये डिराइव करने के लिए आता है तो इसलिए इसको डिराइव भी करते हैं, वर्क डन बाय गैस। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी हमने पढ़ रखा है। तो बेटा मेरा काम तो है पूरा कंप्लीट करूं मैं। आइडियल गैस से हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर टी। तो मैं पी की जगह क्या डाल सकता हूं यहाँ पे? म्यू आर टी बाई वी डाल सकता हूं, बोलो। यस सर
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकता हूं मैं म्यू आर टी बाई वी, मतलब डी वी बाई वी, ऐसे बन जाएगा। ये चीज तो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि टी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे, और सपोज मैं वॉल्यूम गैस का कहां से कहां चेंज कर रहा हूं, V1 से V2। तो अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है क्या होगा, म्यू आर टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग V आएगा, और लिमिट डालोगे V1 से V2 तो ये बनेगा लॉग V2 माइनस लॉग V1। तो इसको लॉग V2 बाई क्या लिख सकते हो, V2 बाई V1। हाँ, बेस ई में है लॉग, ध्यान रखना ये। हाँ, बेस ई में है बेटा, ये बेस ई में है लिखा हुआ है लॉग, ये बेस ई में आता है लॉग बेटा, बेस 10 में नहीं आता है ना। अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो वो 2 पॉइंट क्या होता है 303 आता है, वो बेस 10 में जब कन्वर्ट करोगे। तो हमें फिजिक्स में बेस 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम बेस 10 का कोई काम ही नहीं है। वो केमिस्ट्री में तुम्हें जरूरत पड़ती होगी, फिजिक्स में तुम्हें बेस 10 में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो म्यू आर टी लॉग, अब यहां से देखो V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हो, P1 बाई P2 लिख सकते हो यहां से। Yes. तो तुम इसको P1 बाई P2 भी लिख सकते हो, जहां P1 क्या होगा गैस का इनिशियल प्रेशर, P2 क्या होगा गैस का फाइनल प्रेशर। Final question. तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए आइसोथर्मल का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, बताओ इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है गैस का। तो डेल्टा यू तो इस प्रोसेस में हमेशा 0 आएगा बेटा। हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड अगर निकालें तो मेरे ख्याल से डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू तो 0 ही हो गया, तो मतलब ये डेल्टा डब्ल्यू के ही क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। या फिर म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1 से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, या फिर म्यू आर टी लॉग P1 बाई P2 से निकाल सकते हो, हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड। इतना समझ में आ गया सबको? देखो एक पॉइंट और है, इसको उसको देख लेते हैं। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे अभी हमने देखा पीवी डायग्राम अगर बनाते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस में, पीवी डायग्राम हमने बनाया तो ऐसे बना था। अब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन बना दूं तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? तो बताओ स्लोप किससे मेजर होगा? बताओ अगर पीवी ग्राफ है तो डीपी बाई डीवी से निकाल सकते हैं स्लोप, हैं? अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ये तुमको पहले भी करके दिखाया होगा मैंने, देखना बल्क मॉडुलस वाले में कराया था। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना? तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन,
तो बताओ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनेगा dp और सेकेंड फंक्शन v वैसे ही रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। तो देखो dp इंटू वी इधर चला जाएगा माइनस p dv, dv को इधर ले जाओ तो dp बाई dv ये कितना आ जाएगा माइनस p बाई वी आ जाएगा, बताओ। तो पीवी डायग्राम अगर तुम्हें गिवन है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उस ग्राफ के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस p बाई वी के इक्वल आएगा। तो स्लोप एट एनी पॉइंट, तो dp बाई dv जो आएगा ये माइनस p बाई वी के इक्वल आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में है, मगर ये ध्यान रखना सब कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताया मैंने। बताओ समझ में आ गया सबको ये? Yes, sir. नेक्स्ट आगे चलूं, बताओ। एक रह जा रहा है, कर ही देते हैं बेटा, 5 मिनट लगेगा। वैसे तो अभी कई हैं, एडियाबैटिक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, हैं? तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ फिर। तो सब आसान आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। पेज नंबर 104 निकालो, देखो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं एक बार, आसान आसान से बिल्कुल है। पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस डेल्टा यू सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है बेटा। आइसोकोरिक प्रोसेस में सही है सर। है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, W0 होगा, बिल्कुल सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू में माइनस डेल्टा W, ये भी सही है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q क्या होता है 0 और डेल्टा Q होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो अगर ये 0 कर देंगे तो फिर डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा W है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा W 0, तो ये गलत है। पाथ फंक्शन है। हाँ, पाथ फंक्शन। बड़े आसानी क्वेश्चन गिवन है यार इसमें। सब बेसिक क्वेश्चन गिवन है इसमें। अच्छा बताओ 13 क्वेश्चन बताओ। 13, in transition from liquid to vapor phase, most of the heat goes to increase the
कौन सा होना चाहिए? टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं बेटा, तो जो भी एनर्जी दोगे, वैसे तो एक चीज होता है कि लिक्विड जैसे है, तो लिक्विड को हीट दोगे तो ये गैस बनेगा, तो गैस बनते समय ये थोड़ा सा एक्सपेंड भी होगा, तो एक्सपेंड होने में तुम सराउंडिंग अगेंस्ट कुछ वर्क डन हो सकता है, मगर वो वर्क डन बहुत कम आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो वर्क डन में भी वेस्ट हो सकती है थोड़ी बहुत एनर्जी, मगर मोस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ जाएगी बताओ? इंटरनल एनर्जी में जाएगी इसकी। इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी तो काउंटेड ही होगी ना, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में ऑलरेडी काउंटेड होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी या फिर इंटरनल एनर्जी में जाएगी, ये बोल सकते हो। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी बताया था, क्या था? 4 डिग्री सेल्सियस 277 Kelvin. है। 277. ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 to 100 इट्स वॉल्यूम, वाटर को जब हीट करोगे 0 से 100 तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? पहले वॉल्यूम घटेगा 0 से 4 के बीच। भाई डेंसिटी बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम क्या होना चाहिए उसका? तो शुरू में वॉल्यूम घटता है, फिर वॉल्यूम ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाता है, तो 0 से 4 के बीच वॉल्यूम घटेगा, 4 डिग्री के बियॉन्ड फिर वॉल्यूम क्या होता जाएगा? वाटर का कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। नहीं, वो डेंसिटी, डेंसिटी का उल्टा होता है बेटा। डेंसिटी में क्या होगा? 0 से 4 के बीच डेंसिटी बढ़ेगी और फिर डेंसिटी घटेगी, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा होगा यहाँ पे। तो आइसोथर्म इज ए 16 में क्या है? पीवी कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही होता है आइसोथर्म है, विच इज नॉट ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो डेल्टा यू नहीं होगा, तो डेल्टा यू क्या आएगा बताओ? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बनेगा, तो ये तुम्हारा पाथ फंक्शन नहीं होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है। चलो इतना ही करो, आगे फिर कराता हूँ और। Thank you, sir. आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टफ दिए नहीं है, मेरे ख्याल से एडवांस वाले में होंगे। इसमें तो थ्योरी जितना करा दूंगा उसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे।